हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी सार संकलन बुक, जिसके राइटर डॉक्टर मनीष रंजन आईएएस ऑफिसर हैं। यह जो है बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें कंटेंट बहुत ही अच्छा है। मध्यकालीन भारत का इतिहास आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं और प्राचीन भारत का इतिहास भी कंप्लीट कर दिया गया है। आप लोग उसे अवश्य देख लीजिए। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। सबसे पहले यहाँ शाहजहाँ के बारे में देखते हैं। 1627 से 1658 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। शाहजहाँ खुर्रम, जिसका जन्म जो है 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ का विवाह आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो के साथ हुआ। शाहजहाँ का विवाह आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे बाद में मुमताज़ महल कहा गया, के नाम से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ के ससुर आसफ खान ने खुसरो के पुत्र दार बख्श को तत्कालीन तौर पर बादशाह बना दिया। शहरयार ने लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। आसफ खां ने आक्रमण कर शहरयार की आंखें निकलवा दी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शाहजहां द्वारा आसफ खां को वजीर का पद तथा महावत खां को खान खाना की उपाधि दी गई। 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किराने शानी शाहजहां के नाम से शासक बना। शाहजहां ने सिजदा एवं पायबोस की प्रथा समाप्त कर दी और चहार तस्लीम प्रथा शुरू की। शाहजहां ने इलाही सनवत के स्थान पर हिजरी सनवत चलाया। शाहजहां ने अपने शासन के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन एवं 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को समाप्त करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। नेक्स्ट देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे याद रखेंगे, ये मेन पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद तथा ताजमहल आदि है। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गूंज समंदर की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने शर्रे अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद भी करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट। दारा की हत्या 30 अगस्त 1659 ईस्वी को कर दी गई तथा इसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया व दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। औरंगजेब ने सितंबर 1658 ईस्वी में शाहजहां को कैद कर लिया तथा 31 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में कैदी के रूप में शाहजहां की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं औरंगजेब आलमगीर के बारे में। 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के द्वहाद यानी गुजरात में जो है गुजरात नामक स्थान पर मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। पीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारसी राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया बीबी भी कहा जाता है, से हुआ था। औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया तथा देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद शाहजहां के शानदार महल में 15 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसके बाद देखते हैं। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मुस्लिम पर्व मुहर्रम मनाना बंद करवा दिया।
1979 ईस्वी में जजिया कर फिर से लागू कर दिया गया तथा 1665 ईस्वी में हिंदुओं के होली के त्यौहार पर भी प्रतिबंध लगाया गया। 1702 ईस्वी में हिंदुओं की अंगूठियों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम खुदवाने की मनाही की गई। 1703 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती के तट पर मुर्दों की अंत्येष्टि पर प्रतिबंध लगाया गया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब ने सर्वप्रथम 18 करों को समाप्त किया, जैसे राहदारी, पिंडारी, जिसे भूमि कर भी कहा जाता था, तथा गृह कर आदि। औरंगजेब ने प्रजा के चरित्र की निगरानी करने हेतु मुहतसिब नामक अधिकारी नियुक्त किया था। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने की थी। नेक्स्ट है जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरे के किले के दीवान आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हुई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग औरंगजेब के काल में प्रमुख विद्रोह। पहला विद्रोह जाट विद्रोह हुआ 1667 से 1688 ईस्वी तक, और नेता गोकुल, राजाराम, चूड़ामन ये लोग थे। अफगान विद्रोह 1667 से 1672 में नेता थे भागू और अकमल खां। सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी, सतनामी अनुयायी। बुंदेला विद्रोह 1661 से 1707 में चंपत राय, जुझार सिंह, छत्रसाल। राजपूतों का विद्रोह 1679 से 1709 ईस्वी, दुर्गादास राठौर। सिख विद्रोह 1675 ईस्वी से मृत्यु तक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह एवं बंदा बहादुर। मुगलकालीन प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन किस तरह से चल रहा था। अकबर के शासनकाल में 4 मंत्री पद थे। वजीर, जिसे वकील कहा जाता था, दीवान, मीर बख्शी एवं सद्र। वजीर यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसे सैनिक एवं असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दीवान। अकबर ने वजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए इस पद की स्थापना की। यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दीवान की सहायता के लिए अधिकारी दीवाने खालिसा, शाही भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी दीवाने तन, वेतन एवं जागीरों की देखभाल करने वाला मुस्तौफी, आय व्यय का निरीक्षक। नेक्स्ट देखते हैं मीर बख्शी। यह सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका कार्य सैनिकों की भर्ती, रसद प्रबंधन, सैनिकों के लिए हथियार, हाथी, घोड़े आदि का प्रबंधन एवं शाही महल की सुरक्षा तथा मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था। नेक्स्ट है सदरे कुल या सद्र उस सुदूर। यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था। इसे शेखुल इस्लाम भी कहा जाता था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। जब भी कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। सद्र सुदूर सम्राट को धार्मिक विषयों को परामर्श देता था। लगान मुक्त भूमि, मददे माश का निरीक्षण सद्र करता था। प्रांतीय शासन देखते हैं हम लोग। मुगल साम्राज्य सूबों यानी प्रांत में बंटा हुआ था। सूबे प्रांत किसको कहते थे? प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी सिपहसालार सूबेदार हुआ करते थे। सरकार जिले, सर्वोच्च अधिकारी फौजदार। सरकार परगनों में विभाजित था। परगना महल सर्वोच्च अधिकारी सिकदार परगना गांवों से मिलकर बनता था। गांव या ग्राम, सर्वोच्च अधिकारी मुकद्दम, चौधरी या खुद। नेक्स्ट देखते हैं मुगल काल में प्रधान विभाग। दीवान आय व्यय विभाग को दीवान कहते थे। मीर बख्शी सेना तथा वेतन विभाग। खानसामा शाही परिवार का प्रबंधक। काजी न्याय विभाग का प्रबंधक। मुहतसिब प्रजा के चरित्र एवं धर्म का निरीक्षण। मुशरिफ राज सचिव हुआ करता था। नाजिरे बयूतात शाही कारखाने का अधीक्षक। नेक्स्ट देखते हैं मीर आतिश तोपखाने का निरीक्षक। दरोगाए डाक चौकी डाक अधीक्षक। मीर बर वन अधीक्षक। मीर तोजक उत्सवों आदि का प्रबंधक। मीर मुंशी शाही पत्रों को लिखने वाला। नेक्स्ट देखते हैं मीर सामा। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान होता था मीर सामा। मुगल सेना 4 भागों में बटी हुई थी। पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तोपखाना सेना और हस्ती सेना। ये 4 सेना थे मुगल सेना में।
नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था। सूबेदार का प्रति 2-3 वर्ष में स्थानांतरण कर दिया जाता था। टकसाल का अधिकारी दरोगा कहलाता था। हस्ती सेना के लिए पिलवान नामक अलग विभाग गठित किया गया था। मनसबदारी प्रथा मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार थी। इस प्रथा को सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अरबी भाषा में मनसब का अर्थ होता है पद। मनसब शब्द मनसबदार की प्रतिष्ठा का सूचक था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। नेक्स्ट है, जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। महावत खां की सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्ति की गई थी। 1573 ईस्वी में अकबर द्वारा गठित जल सेना का अधिकारी मीरे बद्र कहलाता था। नेक्स्ट है, परगने का शासन। सिकदार परगने में शांति तथा सुव्यवस्था की स्थापना के अतिरिक्त काश्तकारों द्वारा खजाने में जमा करने के लिए लाए गए मालगुजारी के रुपयों को भी संभालता था। आमिल परगने का वित्त अधिकारी हुआ करता था। फौजदार यह परगने का खजांची होता था। कानूनगो यह पटवारियों का प्रधान होता था। कारकुन ये उत्पादन योग्य भूमि, पैदावार, मालगुजारी, वसूली, बकाया आदि बातों का लेखा जोखा रखते थे। अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर 1679 ईस्वी में पुनः लागू कर दिया। मोहम्मद शाह 1719 से 48 ईस्वी ने 1720 में जजिया कर को पुनः समाप्त किया। मुगल शासकों में से केवल अकबर ही निरक्षर था, जबकि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शिक्षित शासक थे। मुगलकालीन भू राजस्व के बारे में देखते हैं। मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था, इसके बारे में देखते हैं। अकबर ने 1560 ईस्वी में भू राजस्व की नई प्रणाली टोडरमल की जब्ती प्रणाली, करोड़ी व्यवस्था, दहसाला प्रणाली, बंटाई तथा नस्क यानी कनकूत प्रणाली आदि चलाई। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1570 से 1571 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी, तखसीस एवं तहसील। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। 1580 ईस्वी में अकबर ने वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमत, उत्पादकता आदि के आधार पर दहसाला प्रणाली प्रचलित की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नकदी फसलों को जिनसे आला कहा जाता था। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि कहलाती थी। सयूरगल, जिसे मददे माश अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इस प्रकार की भूमि मिल्क कहलाती थी। उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। पोलज भूमि कहा जाता था किसे, तो देखते हैं। सबसे अधिक उपजाऊ और प्रतिवर्ष खेती होने वाली भूमि पोलज भूमि कहलाती थी। प्रति भूमि पोलज से कम उपजाऊ व एक फसल पश्चात बोई जाने वाली भूमि थी। चाचर भूमि एक फसल बाद 3 से 4 वर्षों के बाद के लिए खाली भूमि होता था, उसे चाचर भूमि कहते थे। बंजर भूमि प्रायः खाली भूमि कभी कभी कृषि कार्य में उपयोग लाए जाते थे, उसे बंजर भूमि कहते थे। मुगल काल में कृषक के बारे में देखते हैं हम लोग। खुद काश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही काश्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन, खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करने वाले को मुजारियन कहा जाता था। मुगल कालीन सिक्के के बारे में देखते हैं। अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया था, जिसका अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। अकबर ने असीरगढ़ विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर बाज की आकृति अंकित कराई थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया था। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने किया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। सबसे बड़ा सिक्का संबस सोने का था। इलाही सबसे प्रचलित स्वर्ण सिक्का था। चांदी का रुपया मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। दाम का प्रयोग दैनिक लेन देन में किया जाता था। 40 दाम
का 1 रुपया हुआ करता था। मुगल कालीन साहित्य के बारे में देखते हैं। बाबर ने एक नई काव्य शैली मुबैयान को प्रारंभ किया। हुमायूं के काल में तारीख़ रशीदी की रचना मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने की। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन ने की, जिसके एक भाग में बाबर का इतिहास एवं दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास मिलता है। दरबारी इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। मुगल कालीन साहित्य के बारे में देखते हैं। साहित्य और उसके लेखक। तुर्की भाषा में जो साहित्य लिखा गया था तुजुक बाबरी, इसके लेखक बाबर। फारसी भाषा में हुमायूंनामा गुलबदन बेगम बाबर की जो पुत्री थी उन्होंने लिखी थी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। आईन अकबरी अबुल फजल ने, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने, तज़किराते उल वाक़ियात जौहर आफ्ताबची ने। नेक्स्ट देखते हैं तारीख़ शेरशाही अब्बास खां सरवानी ने लिखा। मुंतखब उल तवारीख़ अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा। तज़किराए हुमायूं बायजीद बायत ने लिखा। तुजुके जहांगीर मोतमीद खान ने पूर्ण की। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमीद खान ने लिखा। मसारे जहांगीरी ख्वाजा कामगार ने लिखा। मुअज़्ज़म ए अफ़गानी नियामत अल्लाह ने लिखा। तारीख़ फ़रिश्ता मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता ने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मासर ए रहीनी मुल्ला नहवंदी ने लिखा। बादशाहनामा मोहम्मद अमीन कजवीनी ने लिखा। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा। आलम सालेह मोहम्मद सालेह ने लिखा। मुंतखब एल उबाब खाफ़ी खान ने लिखा। आलमगीरनामा काजिम शिराजी ने लिखा। नुक्शा दिलकुशा भीमसेन ने लिखा। फुतुहाते आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं वाक़याते आलमगीरी आकिल खान ने लिखा। मासीर ए आलमगीरी मोहम्मद साकी मुस्तैद खान ने लिखा। खुलासा उल तवारीख़ सुजान राय ने लिखा। सियारुल मुतखरीन गुलाम हुसैन ने लिखा। मोहम्मद अली ने तवारीख़ मुजफ़्फ़री लिखा। मजमा उल बहरीन दारा शिकोह ने लिखा। बदायूनी द्वारा लिखित मुंतखब उल तवारीख़ को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासन में 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना आरंभ की। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था। अकबर का राज कवि फैजी था। इसी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। औरंगजेब के समय मोहम्मद साकी द्वारा लिखी गई मासीर आलमगीरी को मुगल राज्य का गजेटियर कहा गया है। मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में देखते हैं। मुगल कालीन वास्तुकला। आगरा में स्थित फतेहपुर सिकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा मरियम उज जमानी महल फतेहपुर सिकरी में अवस्थित है। अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना आराधना गृह की स्थापना की गई। 1578 ईस्वी में इबादत खाने को धर्म संसद में परिवर्तित कर दिया गया। फारसी भाषा अनुवादित पुस्तकें देखते हैं। महाभारत जो संस्कृत में है, इसको जो फारसी में अनुवाद करने वाले नकीब खान बदायूनी, अबुल फजल फैजी बदायूनी। रामायण का जो है अनुवाद करने वाले बदायूनी, अथर्ववेद का बदायूनी हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने पूर्ण किया। लीलावती का फैजी ने, राजतरंगिनी का शाह मोहम्मद शाहबादी ने, कालिया दमन को अबुल फजल ने, नल दमयंती को फैजी ने, हरिवंश का मौलाना शेरी ने, 50 उपनिषद भगवत गीता के योग वशिष्ठ का जो है दारा शिकोह ने ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में जो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास, सूरसागर सूरदास, प्रेम वाटिका रसखान, सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराय, कवित रत्नाकर सेनापति, कविंद्र कल्पतरु जो है ये कविंद्र आचार्य, कवि प्रिया रसिक प्रिया, अलंकार मंजरी रामचंद्रिका, इसके लेखक हैं केशवदास ने लिखा इसको। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है यहाँ देखते हैं हम लोग, ये जो है 1 नंबर क्वेश्चन का जो है इस तरह के पुस्तक और लेखक से संबंधित आ जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है इस तरह के। अकबर शाही श्रृंगार दर्पण के लेखक पदम सुंदर, भानुचंद चरित के लेखक आचार्य सिद्ध चंद्र उपाध्याय, रस गंगाधार गंगा लहरी के लेखक जगन्नाथ पंडित। नेक्स्ट देखते हैं मुगल कालीन निर्माण कार्य। काबुली बाग स्थान जो है पानीपत में है और निर्माण करता बाबर। बाबरी मस्जिद अयोध्या
बाबर के सेनापति मीरबकी। जामा मस्जिद संभल हेल बाबर ने कराया। आगरा की मस्जिद आगरा हुमायूं ने कराया। दिन पनाह नगर दिल्ली हुमायूं। पुराना किला दिल्ली शेरशाह सूरी ने कराया। रोहतास का किला सीमा प्रांत। और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार शेरशाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली हमीदा बानो बेगम ने। आगरा का किला आगरा अकबर ने। जहांगीरी महल फतेहपुर सिकरी में है, अकबर ने कराया। फतेहपुर सिकरी महल फतेहपुर सिकरी में अकबर ने कराया। जोधाबाई का महल फतेहपुर सिकरी में अकबर ने कराया। मरियम की कोठी फतेहपुर सिकरी में अकबर ने कराया। बीरबल का महल फतेहपुर सिकरी में है, अकबर ने कराया। पंचमहल फतेहपुर सिकरी अकबर ने। तुर्की सुल्तान की कोठी फतेहपुर सिकरी में अकबर ने कराया। खास महल फतेहपुर सिकरी अकबर ने कराया। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में है, अकबर ने इसका निर्माण कराया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर ने कराया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में अकबर ने कराया। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और यह जहांगीर ने कराया। नेक्स्ट देखते हैं, एतमादुल्लाह का मकबरा आगरा में है, नूरजहाँ ने करवाया। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाया। आगरा महल आगरा में है, शाहजहाँ ने करवाया। शीश महल आगरा में है, शाहजहाँ ने करवाया। खास महल आगरा में है, शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया। मुसमन बुर्ज ये जो है आगरा में है, शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया। नगीना मस्जिद आगरा में है, शाहजहाँ ने करवाया। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहाँ ने करवाया। जामी मस्जिद आगरा में है, जहाँ आरा ने कराया। नेक्स्ट है ताजमहल आगरा में, शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया। शाहजहानाबाद दिल्ली में है, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया। दीवाने आम दिल्ली में है, शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया। रंग महल दिल्ली में है, शाहजहाँ ने करवाया। जामा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया। राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट है बादशाही मस्जिद लाहौर में है, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया। मोती मस्जिद दिल्ली लाल किला में है, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मराठा शक्ति का अभ्युदय देखते हैं हम लोग। इससे पहले जो है इसमें जो है सबसे पहले शिवाजी के बारे में दिया है। देखते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई देवगिरी के महान जागीरदार यादव राव की पुत्री थी। शिवाजी का विवाह साई बाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव थे। यद्यपि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु रामदास का पड़ा। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने सर्वप्रथम 19 वर्ष की आयु में 1646 ईस्वी में बीजापुर रियासत के तोरण किले पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया। अप्रैल 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर उसका अंगूठा काट दिया एवं शाइस्ता खां के पुत्र की हत्या कर दी। दिसंबर 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां को बंगाल स्थानांतरित कर दिया गया। 1664 एवं 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट की। औरंगजेब ने मार्च 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी। 23 जून 1665 ईस्वी में जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को देकर मात्र 12 किले अपने अधिकार में रखे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाकर एक जागीर दे दी गई। 22 मई 1666 ईस्वी में शिवाजी के साथ पुत्र संभाजी आगरा पहुंचे। यहीं पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति हैंदव धर्मोद्धारक एवं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। गंगा भट्ट वाराणसी का एक सम्मानित ब्राह्मण था। नेक्स्ट देखते हैं, मात्र 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में देखते हैं। संभाजी 1680 से 89 ईस्वी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी तथा उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या करा दी। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी। संभाजी की हत्या के पश्चात शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को छत्रपति घोषित किया गया। इनकी राजधानी सतारा थी। 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात सिंहगढ़ में ताराबाई का प्रभुत्व था, जो राजा राम की विधवा रानी थी। इन्होंने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय का समर्थन किया। शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707 ईस्वी। राजा राम की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना तथा राजा राम की पत्नी संरक्षिका बनी।
ताराबाई के समय में मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ। छत्रपति शाहू जी 1707 से 1749 ईस्वी तक यह संभाजी के पुत्र थे। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में संभाजी के साथ शाहू जी को भी बंदी बना लिया था। 18 वर्षों तक बंदी जीवन बिताने के पश्चात 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने उसे मुक्त कर दिया। 1707 ईस्वी में शाहू ने स्वयं को मराठा राज्य का शासक घोषित कर दिया और उत्तराधिकार के युद्ध में चाची ताराबाई को पराजित किया। नेक्स्ट है 5 नंबर, राजा राम द्वितीय 1749 से 1750। शाहू द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था। ताराबाई के कहने पर तथाकथित शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, लूट का 1/4 भाग छत्रपति के पास जाता था, उसे बाबती कहा जाता था। 6% पंत सचिव को मिलता था, जिसे सहोत्रा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 3% छत्रपति के विवेक पर विभिन्न सरदारों के मध्य विभाजित किया जाता था, जिसे नादगोंदा कहा जाता था। शेष 66% मराठा घुड़सवारों को दे दिया जाता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में बटी हुई थी। पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक, और दूसरा सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, और तीसरा पैदल सेना था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग का प्रारंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाए गए। चौथ, यह कर शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण नहीं करने के एवज में वसूल किया जाता था। सरदेशमुखी, इस कर को शिवाजी इसलिए वसूल करते थे क्योंकि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। नेक्स्ट है आंग्ल मराठा संधि के बारे में देखते हैं। अंग्रेज तथा मराठों के बीच हुई महत्वपूर्ण संधियां, वर्ष और संधि संबंधित पक्ष। सूरत की संधि जो हुआ 1775 में रघुनाथ राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पुरंदर की संधि 1776 में पेशवा माधवराव नारायण राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। बड़गांव की संधि 1779 में हुआ, पेशवा माधवराव नारायण राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सालबाई की संधि 1782 में हुआ, बाजीराव द्वितीय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। नेक्स्ट है बसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ, पेशवा माधवराव नारायण तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ, भोंसले तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुआ, सिंधिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। राजपुर घाट की संधि 1804 में हुआ, होलकर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। नागपुर की संधि जो हुआ, नागपुर के अप्पा साहिब तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पूना की संधि 1817 में हुआ, पेशवा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। मंदसौर की संधि होलकर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1818 ईस्वी में हुआ। शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। एक लाइन में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, तो अष्टप्रधान इसका आंसर होगा। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी। सरे नौबत सेनापति सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था। अमात्य राजस्व मंत्री को कहते थे। आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी को अमात्य कहते थे। वाक्यान्विश सूचना मंत्री गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष हुआ करता था। चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों से संबंधित न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1271 से 96। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी इन्होंने। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल विष्णु के रूप थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना की वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं एक नाथ 1533 से 99 ईस्वी तक 1599 तक रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं तुकाराम 1608 से 1681 ईस्वी तक इन्होंने भक्तिपूर्वक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता है। रामदास 1608 से
1681 ईस्वी तक दासबोध। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ आदि संतों द्वारा मराठी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया गया। शिवाजी के गुरु रामदास समर्थ ने अपनी कृति दासबोध में मराठी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। मराठा पेशवा के बारे में देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी। शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बनाकर राजा को शक्तिहीन कर दिया। शाहू जी ने खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की मदद से ताराबाई अक्टूबर 1707 ईस्वी को पराजित किया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा हुसैन अली मुगल प्रतिनिधि के बीच संधि हुई थी, जो रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन देकर भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मध्यकाल में भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में देखते हैं। 1288 से 1293 ईस्वी में यात्री आया कि कौन? मार्को पोलो, जो इटली का यात्री था। किसके समय में? तो पांड्य राज्य के समय में। 1333 से 1342 ईस्वी में इब्न बतूता मोरक्को का यात्री आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 1420 से 1422 ईस्वी में निकोलो कोंटी इटली का यात्री आया, देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर में। 1421 से 1431 में चेंग ही चीनी यात्री आया, जलालुद्दीन बंगाल के शासनकाल में। 1442 से 1443 ईस्वी में अब्दुल रज़ाक ईरान का राजदूत आया, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। 1470 से 1474 ईस्वी में अथनासियस निकितीन रूसी यात्री आया, मोहम्मद तृतीय बहमनी शासनकाल में। 1516 से 1518 ईस्वी में एडुआर्डो बारबोसा कृष्णदेवराय विजयनगर में आया। 1520 से 1522 में डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री आया, कृष्णदेवराय के शासनकाल में। 1535 से 1537 ईस्वी नूनीस पुर्तगाली अश्व सौदागर घोड़े का सौदागर आया, अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर। 1567 से 1568 ईस्वी में सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली यात्री आया, विजयनगर। 1578 से 1582 ईस्वी एथोनी मासेरात पुर्तगाली पादरी आया, अकबर के शासनकाल में। 1585 से 1591 ईस्वी में रॉल्फ फिंच प्रथम अंग्रेज यात्री अकबर के शासनकाल में आया। 16वीं शताब्दी में जॉन लिसंकोतेन डच यात्री विजयनगर में आया। 16वीं शताब्दी लामा तारानाथ तिब्बती बौद्ध यात्री पूर्वी भारत में आया। नेक्स्ट देखते हैं। 1608 से 1612 में कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज व्यापारी जहांगीर के शासनकाल में आया। 1608 से 1613 में विलियम फिंच अंग्रेजी यात्री आया, जहांगीर के शासनकाल में। 1608 से 1617 ईस्वी में जॉन जुरदा पुर्तगाली यात्री जहांगीर के शासनकाल में आया। 1608 से 1615 निकोलस डाउटन नौसेना अधिकारी जहांगीर के शासनकाल में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1608 से 1615 में निकोलस विथिंगटन अंग्रेज यात्री जहांगीर के शासनकाल में आया। 1612 से 1616 में टॉमस कोएट अंग्रेज यात्री जहांगीर के शासनकाल में। 1615 से 1619 ईस्वी में सर टॉमस रो अंग्रेज राजदूत जहांगीर के शासनकाल में आया। 1616 से 1679 ईस्वी में एडवर्ड टेरी अंग्रेज पादरी जहांगीर के शासनकाल में आया। 1615 से 1625 ईस्वी में पाल केनिन अंग्रेज यात्री जहांगीर के शासनकाल में। 1620 से 1627 ईस्वी में फ्रांसिस्को पेलशर्ट डच यात्री जहांगीर के शासनकाल में। 1622 से 1660 ईस्वी में मित्र देला वैली इटली का यात्री जो आया जहांगीर के शासनकाल में। 1626 से 1633 ईस्वी में जॉन लॉयट डच यात्री शाहजहां के शासनकाल में। 1627 से 1681 ईस्वी जॉन फ्रियर अंग्रेज यात्री
शाहजहाँ के शासनकाल में आया। नेक्स्ट है 1630 से 1634 ईस्वी में पीटर मुंडी इटली का यात्री शाहजहाँ के शासनकाल में आया। 1641 से 1687 ईस्वी के में जो है टेवर्नियर फ्रेंच जौहरी शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में। 1656 से 1687 ईस्वी में मनुची इटली का यात्री औरंगजेब के शासनकाल में। 1658 से 1668 ईस्वी बर्नियर फ्रेंच चिकित्सक आया औरंगजेब के शासनकाल में। 1666 से 1668 ईस्वी में जो है जीन चीन नाट फ्रेंच यात्री औरंगजेब के शासनकाल में है। 1695 से 1699 ईस्वी में रोमेली कोरेरी इटली यात्री बीजापुर में आया। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध एक दृष्टि में। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध जो है एक दृष्टि में देखते हैं हम लोग। हैडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया, परंतु युद्ध की विभीषिका से दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। रावर का युद्ध 712 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इसमें बाबर की विजयी हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा संगा के बीच, इसमें बाबर की विजयी हुई। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य बाबर की विजयी हुई। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ, बाबर की विजयी हुई। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य शेरशाह की विजयी हुई। कनौज में बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य शेरशाह विजयी हुई। हुमायूं पूर्णतः परास्त हो गया। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और अफगान सालार खां के मध्य हुमायूं की विजय हुई। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुमायूं की विजय हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ, अकबर विजयी हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया। इस युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी मुगल सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें मुगलों की विजय हुई। नेक्स्ट देखते हैं अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में हुआ। अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीवी के मध्य इसमें अकबर की विजय हुई। नेक्स्ट है असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ। अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य अकबर विजयी हुआ। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया। इसमें औरंगजेब की विजयी हुई। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज और दारा शिकोह के मध्य, इसमें भी औरंगजेब विजयी हुआ। तो आज जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।